का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण। इसका वन शॉट देखेंगे। जैव प्रक्रम जिसमें हम पोषण के बारे में समझेंगे। इसका वन शॉट है। आज एक ही लेक्चर में जो है पूरा जैव प्रक्रम समाप्त कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जैव प्रक्रम आता है। तो जैव प्रक्रम के कहते किसे हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? उसमें लिखेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। यानी कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो मतलब वो क्रिया क्या है जिसके द्वारा हम लोगों का मेंटेनेंस होता है। तो उन क्रियाओं की बात करते हैं। तो पहला आता है पोषण। पहला क्या है? पोषण। अगर हम पोषण की बात करें, देखिए, हम किसी भी आदमी को जीवित रहने के लिए उसे कोई ना कोई खाद्य पदार्थ जरूरी है। मतलब जीवन भर जो है हमें खाना जरूरी है। तो खाना हम जिस विधि से लेते हैं वो विधि कौन सा है? पोषण है। दूसरा आता है शोषण। शोषण की बात करते हैं। अगर हम जो भोजन लिए हैं उससे हमें ऊर्जा निकालना है। उस ऊर्जा को निकालने के लिए शोषण की आवश्यकता होती है। शोषण की आवश्यकता में क्या होता है? हमारे जो अभी भोजन के अणु हैं, जो जटिल अणु हैं, वो टूटेंगे और सरल अणु में बन जाएगा। सरल अणु बनेगा, इसके बाद हमें ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलने से हम जो है कोई भी कार्य कर सकेंगे। श्वसन के बाद देखो, अब जो है किसी पदार्थ को ले जाने के लिए हमें कोई भारी पदार्थ है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई गाड़ी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी जो भी पोषक पदार्थ है या अवशिष्ट पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक तंत्र है जिसको क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। तो हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। अब जो है परिवहन होने के बाद जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रह गए हैं, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ रह गए उसे बाहर निकालना भी आवश्यक है। उसके लिए होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन। इनके अलावे शरीर में जो है इनके अलावे शरीर में जनन भी पाया जाता है। जनन भी एक विधि है जिसके द्वारा जीवों में निरंतरता बनाए रखती है और अधिक से अधिक जीव का जनन होते रहता है। जनन है। और हमारे शरीर के अंदर जो है तंत्रिका कोशिका है जो कि एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। इसके अंदर पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आते हैं। अब जो है इसमें सबसे में हमारा मेन टॉपिक है पोषण। इस चैप्टर में हम सबसे अधिक जो है पोषण पे फोकस करेंगे, मतलब पोषण पे ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं पोषण। चलिए, तो हम देख रहे थे पोषण न्यूट्रिशन। तो पोषण क्या है? तो वह विधि पोषण क्या है? वह विधि जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषक तत्व कहता है। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है जिन्हें पोषक तत्व कहता है। और उस भोजन को ग्रहण कर और हम उसका उपयोग करते हैं उसे वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो हम उसको इस प्रकार से परिभाषित करते सकते हैं कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों
को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण यानी इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है परपोषण जिसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि पोषण क्या हो गया, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार करते हैं, स्वपोषण, परपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो है हम स्वपोषण के बारे में समझेंगे, स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, बता लीजिए। ठीक है, स्वपोषण तो कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक देखो, अगर स्वपोषण की बात करें, ऑटोट्रॉफिक जो है दो शब्द से मिलकर बना है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलकर बना है, एक ऑटो और एक ट्रॉफ। जब इनका मीनिंग देखते हैं, ऑटो को कहते हैं स्वतः, स्वयं, स्व, ठीक है, स्वतः, स्वयं, स्व। ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। इसका मतलब वैसा पोषण जो अपने आप होता हो, स्व पोषण, यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है बिना किसी दूसरे जीव पे आश्रित होकर अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषण। स्वपोषण को आते हैं जैसे हरे पेड़ पौधा किसी पे निर्भर नहीं रहता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब चलो हम इसको परिभाषित करते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। तो वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी कि स्वपोषण क्या, वैसा पोषण जिसमें जीव जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी अपना भोजन जो है स्वयं बनाएगा, किसी अन्य पर नहीं। तो जैसे की बात करें स्वपोषण में, हरे पेड़ पौधे, देखो हरे पेड़ पौधे क्या करता है, कि ये जो हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में जो एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक कोशिका पाया जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट में से
क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल, यानी कि उस क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल से CO2 और जो जड़ से, इनके पौधे के जड़ से जल यानी H2O, देखो क्लोरोफिल, जल और H2O, और जो सनलाइट के प्रेजेंस में, हमारे जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन सभी की उपस्थिति में जो है, इन सभी की उपस्थिति में क्या होता है? एक सरल अणु जो है जटिल अणु का निर्माण करता है। जटिल अणु यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधों में होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, CO2, H2O और सूर्य का प्रकाश चाहिए। और इसमें क्या होगा? इसमें जितने भी जटिल, ये सब देखो, ये सब सिंपल अणु है, सिंपल अणु है, सिंपल अणु। और ये जो है जटिल अणु यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से हम सपोषण देख लीजिए। अब हमारा आता है परपोषण। आप बता लीजिए परपोषण। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देखो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ठीक उसी प्रकार ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हेटेरो और ट्रॉफिक। एक बनाया हेटेरो और होता है ट्रॉफिक। हेटेरो, हेटेरो मतलब पर, यानी कि दूसरा कोई, पर मतलब होता है दूसरा, पर, और इसका मतलब पोषण, यानी कि पर मतलब दूसरा। ये अपने भोजन के लिए जो है किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर करेंगे। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी जीव पर निर्भर करेंगे। तो हो सकता है स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, या किसी के संपर्क में रहकर, तो उसको क्या बोलेंगे? पर पोषण। तो अब हम पर पोषण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, उसे परपोषण कहा जाता है। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, उस भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, उसको कहते हैं परपोषण। अगर हम जैसे की बात करें परपोषण में, जैसे की बात करें, जैसे हम लोग हो गए, यानी मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, गाय भैंस है, गाय भैंस बकरी है, ये सभी कवक ले सकते हैं, कवक, वो अमरवेल ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये जो है किसी न किसी रूप में जो है किसी अन्य जीव पर निर्भर कर रहे हैं अपने भोजन के लिए। भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता है, और भोजन के लिए जो किसी अन्य जीव पर निर्भर कर रहे हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? परपोषण। अगर हम परपोषण की बात करें तो परपोषण को भी पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। परपोषण को जो है अब 3 वर्गों में बांटते हैं, लिख लीजिए। अब जो है परपोषण को भी हम 3 वर्गों में बांटते हैं। परपोषण के प्रकार देखते हैं। परपोषण को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पहला होता है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी,
पोषण। तीसरा है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी। तो हमारा परपोषण जो है तीन प्रकार के शब्दों से मिलकर बना, तीन प्रकार के होते हैं, तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण। परपोषण जो है तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम मृतजीवी की बात करें, ये मृतजीवी है। मृतजीवी की बात करें तो मृतजीवी को कहता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोस का मतलब क्या आता है, कोई भी चीज पर, सड़े पदार्थ पर निर्भर करना, ठीक है। ये वैसा पोषण है जो कि अपना भोजन के लिए जो है किसी सड़े गले पदार्थ पर, किसी पौधे के या जीव जंतु के सड़े गले पदार्थ पर निर्भर करता है। मृतजीवी क्या कहता है, इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा परपोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या किसी अन्य जीव के मृत शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को ग्रहण कर अपना भोजन करते हैं, कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण। क्या बोलेंगे उसको, मृतजीवी। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा कवक को, कवक यानी गोबर छत्ता जो होता है, गोबर छत्ता सब मशरूम ये सभी कवक में आते हैं। तो और कुछ बैक्टीरिया तो ये क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं मृतजीवी का, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि जितने भी सड़े गले पदार्थ है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण। इसमें क्या कहते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, अगर किसी के आसपास कोई जीव मर गया होगा तो आप देखते होंगे कुछ महीने के बाद तो वहां से वो जीव गायब हो जाता है। गायब कैसे हो गया, तो उसके जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उनको छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है। कणों में विभक्त करने के बाद जितने भी छोटे छोटे कण है वो पृथ्वी में आकर मिल जाते हैं। अगर वो गैस के रूप में उत्पन्न होते हैं वो वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका पूरा विखंडन हो जाता है। तो इस प्रकार के जीव जो है, मृतजीवी जीव जो है, ये भोजन जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, जिसके कारण जो है मृतजीवी को बोला जाता है अपघटक। अपघटक यानी डिकम्पोजर। इसको डिकम्पोजर बोला जाता है। इनकी जो मृतजीवी पोषण करता है वो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये मृतजीवी पोषण, तो मृतजीवी पोषण में आते हैं। और ये जो है जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनको छोटे छोटे वर्गों में बांटते हैं, छोटे छोटे कणों में बांट देता है, छोटे छोटे कणों में बांटता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, इस जीव को अपघटक बोला जाता है, डिकम्पोजर बोला जाता है। अब हम बात करते हैं परजीवी के बारे में। परजीवी, देखो परजीवी क्या करता है, ये अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर स्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर करता है। परजीवी यानी वैसा पोषण जिसमें जीव किसी न किसी रूप में अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, उसको कहते हैं परजीवी पोषण। इसको क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। ये किसी अन्य जीव पर निर्भर करेगा। पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले लीजिए, अगर पौधा में देखते हैं तो अमरवेल आपने देखा होगा, गांव में कुछ पेड़ों पर पीले पीले कलर के तार जैसी संरचना बहुत सारी देखने को मिलता है, उसको अमरवेल बोला जाता है। वो जो है अपने जिस पौधे पे होगा उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहता है। और हम देखते हैं गोल कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि, ये सभी क्या है, ये परजीवी पोषण है। और मलेरिया भी, जो मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया इसके परजीवी पोषण है। यानी कि ये किसी और भी होता है, एंटोबाइट होते हैं, हिस्टोलाइट का नहीं होता। तो ये सभी क्या है, ये परजीवी पोषण है। अमरबेल, गोल कृमि, फीता कृमि, मलेरिया परजीवी पोषण, यानी कि अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर करेंगे, अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर करेंगे। और जो है इसमें जो जीव होंगे उसको परजीवी बोलेंगे,
और जो है जिससे ये अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जिससे अपना भोजन ग्रहण करेंगे उसको होस्ट बोला जाता है। यानी कि जिससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, यानी पोषी बोलते हैं, उसको होस्ट बोलते हैं, पोषी। मतलब ये जो जीव है, जैसे अमरबेल है, गोलकृमि, जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलेंगे? पोषी बोलेंगे या होस्ट बोलेंगे। अब आते हैं प्राणी संपोषी। देखो प्राणी संपोषी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि वैसा परपोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन जो ठोस या तरल के रूप में ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करने, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करेगा। जैसे कि अगर इसकी जैसे की बात करें, जैसे में मनुष्य आते हैं, और जो अमीबा भी इसी वर्ग में आता है। अमीबा, पैरामीशियम भी, पैरामीशियम, यानी कि ये सब क्या है? प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी ये अपना भोजन जो है ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करेंगे। जैसे हो गया हमारा मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परपोषण जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण। मृतजीवी में कवक, बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि सरगले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ये जो है डिकम्पोजर, अपघटक कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है जितने भी सरगले पदार्थ है, मृत जीव है, उनको ये छोटे छोटे कणों में बांट देता है। परजीवी की बात करते हैं, तो परजीवी क्या होता है? वो अपना भोजन जो है अस्थायी और अस्थायी रूप से जो है किसी अन्य जीव पर निर्भर करेगा। जैसे कि अमरबेल की बात करते हैं, तो अमरबेल हो गया, ये पेड़, ये छोटा सा पेड़ है जो कि पेड़ के ऊपर जो है तना, पतली सी संरचना जैसी, मतलब तार जैसी संरचना में पाया जाएगा अमरबेल। ये गोल कृमि, फीता कृमि, मलेरिया, ये सब क्या परजीवी की तरह कार्य करता है, पैरासाइट की तरह कार्य करता है। और जिस जीव से जो ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको पोषी कहते हैं, उसको होस्ट बनाते रखते हैं, उसको होस्ट कहते हैं। प्राणी संपोषी होलोजिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि वैसा परपोषण जिसमें जीव जो है ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा, ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण कर उसका उपयोग करेगा, उसको बोलेंगे प्राणी संपोषी। इसमें आता है मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी आते हैं। अब जो है, अब हम देखते हैं कि पौधों में पोषण। तो अब हम पौधा में पोषण देखते हैं। हमें तो पता है कि देखो पौधा में अगर बात करें तो पौधा हमें पता है कि वो सुपोषी होता है, पौधा सुपोषी होता है। लेकिन पौधा सुपोषी होता है, ये ठीक है, सुपोषी, सुपोषी कौन सा पौधा हो कि जो वैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, ऐसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जैसे कि हो गया हमारा हरे पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा। और पौधा में ही कुछ ऐसा पौधा होता है जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, लेकिन दूसरे पौधा पर निर्भर करता है, दूसरे पौधा पर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं परजीवी। देखो हम पौधा की बात कर रहे हैं, तो पौधा में सुपोषी होता है, जो हरा पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पर निर्भर करता है, उसको परजीवी बोलेंगे। और परजीवी में कौन सा एग्जाम्पल आता है? अमरबेल, अमरबेल। और कुछ पौधा ऐसा है जो कि अपना भोजन जो है सड़े पदार्थ से अपना लेता है, सड़े जितना भी पदार्थ है उसे अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं मृतजीवी, मृतजीवी पौधा। और उसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा गोबर पे व्हाइट व्हाइट कलर का क्या निकलता है? गोबर छत्ता, इसको बोल सकते हैं गोबर छत्ता। ये हो गया गोबर छत्ता। तो हमने पौधा में पोषण देखा। पौधा में देखो, पौधा कुछ स्वपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतजीवी। स्वपोषी में जितने में हरी पेड़ पौधा हो गया, परजीवी में अमरबेल हो गया, अमरबेल जो है दूसरे जीव पर निर्भर करता है, बेल जो है दूसरे पौधा पर निर्भर करता है। और मृतजीवी पौधा में गोबर छत्ता आ गया जो कि सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रकार
प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। देखो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है? तो हम अगर इसको परिभाषित करना है तो आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 पौधे के जड़ से जल एवं खनिज लवण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अणु से जटिल अणु यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। फिर से सुनिए, चलिए लिखते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 जड़ से जल एवं खनिज लवण तथा प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सरल अणु से जटिल अणु किसका? यानी जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट का, यानी जटिल अणु जो है स्टार्च का यानी ग्लूकोज का। तो सरल अणु से जटिल अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 जड़ से जल एवं खनिज लवण तथा प्रकाश की उपस्थिति में सरल अणु से जटिल अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसका क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका रासायनिक समीकरण की बात करें इस प्रकार से हो सकता है। क्या क्या लेंगे? देखो जल लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो इसको 6CO2 प्लस में 12H2O। क्या चीज जरूरत है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल चाहिए, और इसके बाद क्या बनता है? हमें बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में क्या बनता है? जल बनता है यानी कि 6H2O, और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन ये बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन बनता है। तो 6O2 क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है। आप इसको समीकरण को देख सकते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 दूना 12 और 12 दूना 24 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और ये हो गया 6 दूना 12 दूना 24 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्लियर है। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ 24 हाइड्रोजन है, सॉरी 12 दूना 24 हाइड्रोजन, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ 6 दूना 12, टोटल कंप्लीट है यानी बैलेंस इक्वेशन है। तो हमारा हो गया ये जो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस में 6H2O प्लस में 6O2, ये O2 से बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है।
तो हम देख सकते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 जल से जड़ से जल एवं खनिज लवण तथा प्रकाश की उपस्थिति में सरल अणु से जटिल अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करते हैं कि ये क्लोरोफिल हो, ये जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये हो कहाँ रहा है, ये मन में सवाल उठता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भाई साहब हो कहाँ रहा है, ये हो कहाँ, आखिर हो कहाँ रहा है? अगर इसकी बात करते हैं हम देखते हैं कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों में हम जब देखेंगे तो उसमें जो है एक पेरेन्काइमा नाम का ऊतक पाया जाता है। और उस पेरेन्काइमा ऊतक पाया जाता है जो कि किस, और उस ऊतक में जो है एक कोशिका होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसको हरितल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो है इसमें हरी रंग का वर्णक पाया जाता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये जो है क्लोरोफिल के कारण ही कोई भी पौधा जो है हरा दिखता है। पेड़ पौधा जो हरा दिखता है, पेड़ जो हरा दिखता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण दिखता है। यानी कि देखो पौधा में, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक, इसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधा हरा दिखाई पड़ता है। और यहीं पे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगर आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हमें गैस की जरूरत होती है, तो आप देखेंगे ये पत्तियों में विषरण के माध्यम से में गैस का आदान प्रदान होता है, विषरण के माध्यम से। ये हमने स्टोमाटा बनाया है। यहाँ पे देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये हमारा बन गया रक्षी कोश, इसमें कोशिकाएं। देखो ये हम स्टोमाटा या रंध्र का फिगर बनाए हैं, रंध्र या स्टोमाटा। देखो जितना भी गैस है, यानी हमको CO2 चाहिए, CO2 कहाँ से आएगा? ये जो रंध्र, ये खुला हुआ स्टोमाटा में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और जब गैस ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा, तो ये जो है इसी के माध्यम से, विषरण के माध्यम से O2 बाहर निकल जाएगा। अच्छा, किसके माध्यम से हो रहा है? ये विषरण विधि होता है। विषरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, O2 चला जाता है। किसके द्वारा? ये स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा के ये बगल में जो आपको दिख रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। और ये साइड में जो ये कोशिका दिख रही है, ये रक्षक कोशिका देखने को मिलता है, इसको गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल। तो ये क्या होता है? देखो ये खुलता कब है, बंद कब होता है? जब हम बात करें खुलने बंद की, तो ये जब जल को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करने के बाद ये वाला पार्ट जो ये फूल जाता है, फूलने के बाद जब ये फूल जाता है तो स्टोमाटा क्या होता है? ओपन हो जाता है। स्टोमाटा क्या होता है? ओपन, मतलब खुल जाता है स्टोमाटा खुल जाएगा। ये जैसे कि अभी दिन के समय में क्या होता है? स्टोमाटा खुल जाता है, और शाम के समय में स्टोमाटा क्या होता है? बंद हो जाता है। यानी कि ये सब जो है जल के कारण हो रहा है। तो हमने देख लिया कि पौधा में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके कारण पौधा हरा दिखता है। और पत्तियों की बात करें, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है स्टोमाटा या रंध्र के माध्यम से होता है, जिसमें कि CO2 अंदर की ओर जाएगा, और O2 जो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो हमारे प्रकाश संश्लेषण में बना था वो बाहर निकल जाएगा और पूरा वायुमंडल में चला जाएगा। और ये किस विधि से हो रहा है? विषरण की विधि से हो रहा है। किस विधि से हो रहा है? विषरण की विधि से हो रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज की जरूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज का होना अत्यंत आवश्यक है। कितनी चीज का? 4 चीज का। तो लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक पदार्थ। अगर हम प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें जो है 4 प्रकार के पदार्थ की जरूरत होती है। पहला जो है हमारा
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देखो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल जो है इन्हीं के कारण जो है पौधे हरा दिखाई देता है। देखो, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि जो पौधा हरा होगा, यानी कि जो पौधा हरा नहीं होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। ये रंग पर डिपेंड नहीं करता है, ये रंग पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है किसमें जो है क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इस क्लोरोफिल की, और हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक क्वेश्चन दे दिया गया कि आप सिद्ध करिए कि किसी के प्रकाश संश्लेषण में जो है हरे रंग का मतलब क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए एक क्रॉन्टन या कोलियस का एक पौधा लेते हैं, कोलियस, कोलियस, कोलियस का एक पत्ता लेंगे। कोलियस का अब सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। कोलियस या क्रॉन्टन का एक पत्ता लेंगे, ठीक है। अब उस पत्ता को क्या करते हैं, इस पत्ता को है थोड़ा देर पानी में उबालेंगे। पानी में उबालने के बाद, पानी में उबालने के बाद हम लेते हैं स्प्रिट या अल्कोहल, अल्कोहल, स्प्रिट या एसीटोन ये लेते हैं, उसमें उस पत्ता को उबालते हैं, उस पत्ता को उबालते हैं। फिर ऐसे हम देख सकते हैं ये बीकर है, बीकर में स्प्रिट रखा है, ये अल्कोहल लिए और ये पत्ता लिए हैं, और इस पत्ता को उबाल लें। यहाँ पे उबालना हो रहा है, यहाँ पे उबाल लें। उबालने के बाद जो है, इसे उबालने के बाद हम इस पत्ता को बाहर निकाल लेते हैं। इस पत्ता को हमने पहले ही चिन्हित कर लिया था कि कहाँ पे हरा भाग है। ये कोलियस का पत्ता जो है वो चितकबरा होता है, तो हमने पहले ही इंगित कर लिया कि कहाँ पे हरा है, कहाँ पे सफेद है। अब इस पत्ता को जो है, पत्ता को बाहर निकालते हैं। तो इस पत्ता को हम बाहर निकालेंगे जब ठंडा होने के बाद, जब इस पत्ता को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद हम इस पे क्या करते हैं, आयोडीन का छिड़काव करते हैं। इस पे क्या करेंगे, आयोडीन का छिड़काव करेंगे। जब इस पे हम आयोडीन का छिड़काव करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे जो है नीले, गाढ़ा नीले रंग का, गाढ़ा जो है नीले कलर का, गाढ़ा नीले रंग का धब्बा हो गया है। तो गाढ़ा नीले रंग का धब्बा क्यों हो, ये जो इसका मतलब गाढ़ा नीले रंग का धब्बा इसलिए हुआ है क्योंकि कि जब ये इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ था और इसमें मंड का निर्माण हुआ था। मंड यानी स्टार्च यानी ग्लूकोज का निर्माण पहले हुआ था, इसीलिए इसका रंग नीला हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भाग है जहाँ पे इसका जो भाग नीला नहीं हो पाया। नीला क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वहां क्लोरोफिल नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था जिसके कारण वो नीला नहीं हो पाया। यानी कि इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है क्लोरोफिल जो है अत्यंत आवश्यक है, क्लोरोफिल अत्यंत आवश्यक है। फिर से हम इस प्रयोग को दोहराते हैं, हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है एक कोलियस या क्रोटन का पौधा लेते हैं, वो जो कि चितकबरा होता है, और उसमें जितने भी चित्तीदार है, जहाँ पे हरा है, सफेद है, उसको हम इंगित कर लेते हैं। इंगित करने के बाद हम थोड़ा सा पानी में इसको उबालते हैं। पानी में उबालने के बाद अल्कोहल में उबालते हैं। अल्कोहल में उबालने के बाद क्या होता है, इसमें जितने भी क्लोरोफिल है वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इसे ठंडा करके इस पत्ता को हम बाहर निकालते हैं। पत्ता को बाहर निकालने के बाद इस पे जो हम आयोडीन का छिड़काव करते हैं। आयोडीन का जब छिड़काव करते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पे हरा था, जहाँ जहाँ पे वो हरा भाग था, वहाँ पे जो है नीले कलर का धब्बा हो गया है। नीले कलर का धब्बा, जैसे आयोडीन डालते हैं नीले कलर का धब्बा हो जाता है। और दिखते जहाँ पे सफेद भाग था वहाँ पे नीले कलर का धब्बा नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि जो जो भाग हरा था वहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ था, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई थी। लेकिन सफेद वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई, जिसके कारण जो है मोमेंट का निर्माण, स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया। तो इससे ये साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है।
अब जो है हम दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ये बताएं। देखो, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है 0.03% है, इतना है। इसका मतलब ये 0.03% कहने का मतलब है, कोई चीज है 10,000 है, कोई चीज 10,000, 10,000 में से मात्र तीन भाग, 10,000 भाग में से 3 भाग जो है हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर अब जो है, अब हमें ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत होता है। इसी को भी हम एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए जो है सर्वप्रथम एक सेटअप बनाते हैं। एक जो है एक पौधा लेंगे, एक गमला लिए, एक गमला है और गमला में जो है एक पौधा लगा हुआ है, एक पौधा है, स्वाभाविक है पौधा है तो पौधा में पत्तियां होंगी, एक पत्ती बना देते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। सर्वप्रथम एक पौधा लेते हैं, पौधा में और एक झाड़ लेते हैं। झाड़ के ढक्कन को हम इस प्रकार से काटते हैं कि पत्ती का जो आधा भाग झाड़ के अंदर हो और आधा भाग झाड़ के बाहर हो। ये झाड़ है, ये झाड़ है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोई लकड़ी लगा देते हैं ताकि बोतल जो गिरे ना। अब जो है उस पौधा में एक जार को रखते हैं, जार को इस प्रकार से उसका ढक्कन काटते हैं कि पौधा ये पत्ती का आधा भाग जार के अंदर और पत्ती का आधा भाग जार के बाहर हो। और हमने जार में पहले से KOH का टुकड़ा रख लिया था, KOH का टुकड़ा रख लिया था। KOH क्या करता है, ये जितने भी उस पत्ता में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा सभी को अवशोषित कर लेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अवशोषित करने का कार्य करता है। अब इस सेटअप को जो है सूर्य के प्रकाश में ले जाएंगे, ये सूर्य के प्रकाश में ले गए, सूर्य के प्रकाश में ले गए इसे, इस सेटअप को ले जाने के बाद हम इसे जो है इसमें धूप लगाते हैं। सुबह से शाम तक धूप लगा दिए, धूप लगाने के बाद इस सेटअप में से हम पत्ता को तोड़ लेते हैं। अब इस पत्ता को तोड़ लेंगे, हमने क्या किया, इस पत्ता को तोड़ लिया, पत्ता को तोड़ ली, ये यहाँ पे चिन्हित कर लेते हैं, ये अंदर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग है। अब इस पत्ता को जो है हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने देखा था क्लोरोफिल के बारे में। अब जो है इसमें अल्कोहल में जो है इसको उबाल लेंगे, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या करेंगे, उबाल लेंगे। अब ये है अल्कोहल में उबालने के बाद ये ठंडा होगा, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब पत्ता को बाहर निकालेंगे, हमने क्या किया, पत्ता को बाहर निकाल लिया। जब पत्ता को बाहर निकालते हैं, अब इस पे जो है आयोडीन का छिड़काव करते हैं, इस पे जो है आयोडीन का छिड़काव, आयोडीन का छिड़काव। जब इस पे आयोडीन का छिड़काव करते हैं तो हम देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि जो इसके अंदर वाला भाग था इस पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बाहर वाले भाग में नीले कलर का धब्बा देखने को मिला। किस कलर का? नीले रंग का धब्बा, देखो नीले रंग का धब्बा देखने को मिला। लेकिन नीले रंग का धब्बा कब बनता है? इसका मतलब इसमें जो पहले जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ, इसमें नीले रंग का धब्बा नहीं बना, यानी कि इसके मतलब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुआ। और यहाँ जो क्यों नहीं हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है KOH अवशोषित कर लिया था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, यहाँ पे मिला, तो इसलिए यहाँ ग्लूकोज का निर्माण, मंड का निर्माण, स्टार्च का निर्माण यहाँ पे हुआ। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। अब हमारा तीसरा है जल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक है। देखो, जल की अगर बात करते हैं तो जल जो है जल के माध्यम से होता है, ये उसके लिए जो है संवहन होता है। संवहन में हमारे जल को एवं खनिज लवण को ले जाने के लिए जाइलम पहना जाता है। अगर बात करें तो जाइलम की मदद से जल में उपस्थित जितने भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जितने भी खनिज पदार्थ है वो जल के माध्यम से
पौधों तक जाता है, पत्तियों तक जाता है, वहाँ पे भोजन बनाने का कार्य होता है। और ये जल जो है अत्यंत आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो गमला लेंगे, दो गमला में एक में पानी देंगे, दूसरे में नहीं देंगे, तो कुछ दिनों के बाद जिसमें पानी नहीं दे रहे वो सूख जाएगा, क्योंकि उसे पानी मिलेगा ही नहीं, वो जल के बिना सूख जाएगा। अगर हम तीसरे की बात, ये तीसरा था, चौथे की बात करते चौथा जो हमारा है, चौथा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, अब बताना है सूर्य का प्रकाश। देखो सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जो है एक विकिरण ऊर्जा है, एक सौर ऊर्जा है। इस सौर ऊर्जा को पेड़ पौधा जो है सौर ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को सूर्य का प्रकाश जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद ये क्या करता है, जितने भी जल है ये जल को तोड़ देता है। क्या करता है? जल को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देता है। जल को तोड़ेगा, क्या बनाता है? हाइड्रोजन प्लस में क्या बनाता है? ऑक्सीजन। देखो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद ये जल जो हमने लिया था प्रकाश संश्लेषण में, ये जल को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देता है। अब जो है ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा ये हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज बनाने के लिए चल जाएगा, यानी कि इसकी मदद से जो है अब ग्लूकोज बनेगा, और ये ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है।